138 करोड़ की आबादी, 28 राज्य, तो 50 क्यों नहीं हो सकते? और उसमें दिक्कत क्या है? जब जनता के पैसे से ही वो राज्य चलना है, यहाँ मित्रों के 10-10 लाख करोड़ रुपए माफ हो सकते हैं 5 सालों में, तो नए राज्य पे जो खर्चा होगा वो भी तो जनता के जेब से ही देने को जनता तैयार है। इस गुजरात मॉडल की आप नाम सुनते हैं, 1960 से पहले बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, वो गुजरात भी उसी से निकला हुआ है कि स्टेट अलग स्टेट बनाया गया। एक बहुत बड़ी वजह बताई जाती है एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट। यूपी को भी बांटने की कवायद चली थी। मैं 1956 में बी आर अम्बेडकर साहब ने तीन स्टेट में बांटने की बात करी थी यूपी को। उसी के तर्ज पे मायावती ने भी बात करी सन 2011 में कि 4 अलग अलग स्टेट में यूपी को भी बांटा जाए। तो बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन का भी हवाला इसमें दिया जाता है, क्योंकि उसकी वजह से बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों को भी सुविधा मिलेगी, लोगों का ज़्यादा केयर होगा। आज की वक्त की बात करें तो जो आपका माइग्रेशन है यूथ्स का, उनको नौकरी नहीं मिल पाती उन्हीं के राज्य में, तो ये रिसोर्सेज का समान तरीका से बंटवारा नहीं होना, ये भी एक बहुत बड़ा वजह बताया जा रहा है। जैसे मैंने कहा, जब आपका गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन ना हो तो हर प्रकार से आप वंचित हो जाते हैं। वादा दिया गुजरात का, आज गुजरात अस्मिता की बहुत बात होती है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी गुजराती अस्मिता की बहुत बात करते हैं। मेरा यही कहना है, अगर गुजरात स्टेट नहीं बनता, अगर बॉम्बे स्टेट का ही पार्ट होता, तो गुजरात का रिप्रेजेंटेशन कहाँ होता, गुजरातियों का रिप्रेजेंटेशन या गुजराती अस्मिता कहाँ होती? तो केवल ये बात गुजरातियों का ही नहीं है। जो भी पावर में आता है वोट पाने के लिए तो वादा कर देता है, लेकिन वो अपने पावर को डिसेंट्रलाइज क्यों करना चाहेगा? वो तो चाहेगा मैं उतना ही बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बन के रहूं, या सेंटर जिसका सरकार होता है वो कहता है हम तो क्यों ऐसा करें। बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है जी। अब उनके मन में क्या विचार है? दोस्तों नमस्कार, अगर हम आज की बात करें मौजूदा 2022 की, जितने राज्यों की डिमांड अभी सरकार के पास पड़े हुए हैं, अगर उतने राज्यों की डिमांड मान ली जाती तो करीब करीब आज के वक्त में भारत में 50 राज्य होते। आखिर ये अलग राज्य की मांग क्यों कर रहे हैं? गोरखालैंड, तिपरालैंड, बोडोलैंड, गारोलैंड, बुंदेलखंड, विदर्भ, खासी, जयंतिया, कार्बी, बहुत सारे स्टेट्स के नाम, 10 स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि ये लोग बैठ के अलग अलग राज्यों की मांग करते हैं? इसको आपको समझना होगा कि सन 1956 में 14 राज्य हुआ करते थे, आज के वक्त में 2022 में 29 राज्य है। सबसे पहला राज्य 1953 में पहले 13 राज्य थे, उसके बाद जो 14वां राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था, बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था। तो आखिर अलग राज्य की मांग ये करते क्यों हैं? अलग राज्य की मांग करने की वजह है भारत की विविधता, जातीयता, भाषा, उनके धर्म, उनकी संस्कृति। और हमारे सामने जो शख्स बैठे हैं ये है मुनीष तमांग जी, ये है नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स। ये नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स है क्या? पहले 1999 में जॉर्ज फर्नांडिस इसको शुरुआत की गई थी, एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी के साथ वो बहुत सारी जगहों पे रहे। उसके बाद अजीत सिंह आए, अमर सिंह भी रहे, और भी कई नाम हैं जो इस फेडरेशन से जुड़े रहे, और सितंबर 2021 में मुनीष तमांग जी इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। तमांग साहब, क्या वजह है कि ये आज की डिमांड नहीं है इन राज्यों की? डिकेड्स से ज़्यादा हो चुके हैं, आज तक पूरा नहीं हो सका। आखिर वजह क्या है कि पूरा नहीं होता है? और जनता को जानना चाहिए कि आखिर अलग राज्य का डिमांड हो क्यों रहा है? अलग राज्य का डिमांड जो है, भारत हम जानते हैं एक विविधता का देश है, इसमें बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत प्रकार की संस्कृति है, बहुत प्रकार के इतिहास है। मगर वर्तमान में हम देखते हैं कि भारत में सिर्फ 28 राज्य हैं, 29 थे, एक को आपने हटा दिया तो 28 रह गए राज्य, और इन 28 राज्य में सारे विविधताओं को समेटना पॉसिबल नहीं है। इस कारण से क्या हुआ कि इस गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन में बहुत सारे जनसमूह रह गए। और जैसे मैं उदाहरण दूंगा गोरखालैंड का जो क्षेत्र है वो अभी इस समय पश्चिम बंगाल में है, मगर हम इतिहास में देखते हैं और अभी भी आप ये देखेंगे वहाँ की संस्कृति, वहाँ की ज्योग्राफी और वहाँ की इतिहास सब बंगाल से बिल्कुल अलग है। और जब अंग्रेज़ इस देश में राज कर रहे थे तब उन्होंने देश को विभिन्न प्रोविंस में बांटा था, और वो केवल अपनी गवर्नेंस के सहूलियत के हिसाब से अलग अलग लोगों को उन्होंने एक झोले में डाल दिया बिना कुछ सोचे इनका संस्कृति या इतिहास का। उसी प्रकार से उन्होंने जो हमारा गोरखालैंड का क्षेत्र है, दार्जिलिंग क्षेत्र है, उसको भी बंगाल में डाल दिया। आज भी आप बंगाल में जाके देखेंगे तो वहाँ पर हमारा बंगाल से मिलना जुलना कुछ भी नहीं है।
कुछ भी मिलता जुलता नहीं है। इसके अलावा मिलता जुलता तो नहीं है, ये तो है ही। इसके अलावा बंगाल में जिस प्रकार से गवर्नेंस में रिप्रेजेंटेशन होनी है, जिस प्रकार से हमारे लोग को गवर्नेंस में प्रतिनिधित्व होना है, उस प्रकार का नहीं हो पाया। इस फलस्वरूप क्या हो गया कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जिस प्रकार के हमें अधिकार मिलने चाहिए, जिस प्रकार का हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जिस प्रकार का हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उस प्रकार का नहीं हो पा रहा। सर एक मिनट, एक इल्जाम, एक बहुत बड़ा वजह मानते हैं अलग स्टेट की मांग की कि वहाँ की जो रिसोर्सेस है वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। आज की वक्त की बात करें तो जो आपका माइग्रेशन है यूथ्स का, उनको नौकरी नहीं मिल पाती उन्हीं के राज्य में, तो ये रिसोर्सेज का समान तरीका से बंटवारा नहीं होना, ये भी एक बहुत बड़ा वजह बताया जा रहा है। जैसे मैंने कहा, जब आपका गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन ना हो तो हर प्रकार से आप वंचित हो जाते हैं। रिसोर्स के मामले में, रिसोर्स के बंटवारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के उपलब्धि में, ये सब में आप वंचित हो जाते हैं। तो यही वंचित की कहानी है नई स्टेट नहीं बनने की। और केवल गोरखालैंड का नहीं, मेरे साथ जितने साथी हैं, टिपरालैंड का आप यदि बात करें तो वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं, आप जानते हैं बांग्लादेश से बहुत सारे वेव्स में वहाँ से लोग आए, और वहाँ के आने के कारण जो वहाँ के ओरिजिनल जो ट्राइबल्स हैं वो खुद ही माइनॉरिटी में हो गए हैं, और उनका भी गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है। तो इसी प्रकार हमारे चाहे खासी जयंतिया की जगह हो, या गारो हो, या बोडोलैंड हो, या बुंदेलखंड हो, या विदर्भ हो, यहाँ सब रिप्रेजेंटेशन के मामला है। तो उसी हमारे जो विभिन्न आंदोलन के साथी हैं, ये हम सब एक मंच पे आए हैं, नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट। जैसे आपने शुरुआत में कहा, जॉर्ज फर्नांडिस ने इसको शुरू किया था, उसके बाद शिबू सोरेन जी रहे, अमर सिंह रहे, पीए सांगमा रहे, और अभी हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है। तो हम इसी प्रकार से एक संयुक्त प्रयास करते हैं, अपना अपना प्रयास तो करते ही इंडिविजुअल, संयुक्त प्रयास में भी करते हैं, और इसी के तहत हम इस 2 दिन का धरना हमने आयोजन यहाँ पर किया है। एक बात यहाँ पे जानना जरूरी है कि जिस गुजरात मॉडल की आप नाम सुनते हैं, 1960 से पहले बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, वो गुजरात भी उसी से निकला हुआ है कि स्टेट अलग स्टेट बनाया गया। एक बहुत बड़ी वजह बताई जाती है एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट। यूपी को भी बांटने की कवायद चली थी। मैं 1956 में बी आर अम्बेडकर साहब ने तीन स्टेट में बांटने की बात करी थी यूपी को। उसी के तर्ज पे मायावती ने भी बात करी सन 2011 में कि 4 अलग अलग स्टेट में यूपी को भी बांटा जाए। तो बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन का भी हवाला इसमें दिया जाता है, क्योंकि उसकी वजह से बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों को भी सुविधा मिलेगी, लोगों का ज़्यादा केयर होगा। कहाँ तक ये फैक्ट है? नहीं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तथ्य है। बड़े बड़े राज्य जैसे उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल अगर हम दें तो ये इस समय अनमैनेजेबल है, ये गवर्नेंस इसका बहुत मुश्किल है। आप एक तरफ गोरखपुर को देखिए, दूसरी तरफ मेरठ को देखिए, उनकी संस्कृति भी अलग है, उनकी भाषा भी अलग है, उनका इतिहास भी अलग है, और गवर्नेंस का तो मसला है ही। तो गवर्नेंस के तौर पर भी अच्छा गवर्नेंस के लिए अब उत्तराखंड को देखिए, उत्तराखंड जब यूपी से अलग हुआ, उसका गवर्नेंस बिल्कुल अलग ही हो गया है। हम ये मानते हैं कि गवर्नेंस के तौर से भी राज्य को छोटा होना जरूरी है, मगर उससे भी ज़्यादा अस्मिता की बात है, एक अपने वजूद की बात है। आपने अभी हवाला दिया गुजरात का, आज गुजरात अस्मिता की बहुत बात होती है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी गुजराती अस्मिता की बहुत बात करते हैं। मेरा यही कहना है, अगर गुजरात स्टेट नहीं बनता, अगर बॉम्बे स्टेट का ही पार्ट होता, तो गुजरात का रिप्रेजेंटेशन कहाँ होता, गुजरातियों का रिप्रेजेंटेशन या गुजराती अस्मिता कहाँ होती? तो केवल ये बात गुजरातियों का ही नहीं है, वो हमें बहुत खुशी है कि गुजरात राज्य बनी है, उनकी अस्मिता को एक्सप्रेस करने का उनको मौका मिला है, मगर इसी प्रकार से एस्पिरेशंस बहुत सारे लोगों के हैं, बहुत सारे लोगों की ऐसी आकांक्षाएं हैं जो डेमोक्रेटिक हैं, जो संविधान में आधारित हैं। और नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स का कहना यही है कि हम जैसे एक देश हम मानते हैं, मगर एक देश के साथ साथ एक देश अनेक राज्य, ये हमारा फिलॉसफी है, और नए भारत, नए राज्यों के निर्माण से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। 138 करोड़ की आबादी, फिलहाल 28 राज्य, 50 क्यों नहीं हो सकता है? जब 14 से 29 हो सकता है तो 50 भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स जो ये संस्था है, जिसके मिस्टर मुनीश तमांग प्रेसिडेंट है, इस संस्था का जहाँ तक मैंने देखा है ऑब्जेक्टिव कि ये अलग अलग राज्यों के जो लोग आंदोलन कर रहे हैं या नए राज्य की मांग कर रहे हैं वहाँ से, उसका आप सपोर्ट करते हैं। उसके हम मंच हैं, एक साझा मंच है हम। उसके साझा मंच है हम, अपना अपना मूवमेंट तो अपना चला ही रहे हैं। मैं गोरखालैंड का भाग हूँ और दूसरे लोग अन्य साथी लोग अन्य मूवमेंट के हैं, मगर NFNS के तहत से हम एक मंच में हैं और एक फेडरेशन के रूप में हम एक साथ मिलकर भी काम करते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, अगर मौजूदा लोगों को याद हो तो हरियाणा हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, जो हाल के दिनों में, आपको हाल के सालों में नए राज्य बनाए गए, और मकसद यही होता है नया राज्य का, डिमांड का, कि जो वहाँ के लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको उनकी पहचान मिले, उस राज्य के रिसोर्सेस पे उनका भी समान अधिकार हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। क्या अगला कदम रहेगा तमांग साहब? क्योंकि लगता है आपको, मेरा एक सवाल बड़ा जेन्युइन है कि जो भी पावर में आता है, वोट पाने के लिए तो वादा कर देता है,
लेकिन वो अपने पावर को डिसेंट्रलाइज क्यों करना चाहेगा? वो तो चाहेगा मैं उतना ही बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बन के रहूं, या सेंटर जिसका सरकार होता है वो कहता है हम तो क्यों ऐसा करें? बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है जी। अब उनके मन में क्या विचार है वो तो हम उस पर कमेंट नहीं करना चाहेंगे, मगर जो वर्तमान सरकार है और जो वर्तमान सरकार जिस पार्टी की है, इस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बहुत बार ये नए राज्यों का समर्थन किया है। गोरखालैंड को भी उन्होंने समर्थन किया है और इस बार 2019 का जो इलेक्शन था उसमें उन्होंने कहा था कि ये गोरखालैंड के मसले में एक जल्दी से जल्दी समाधान, एक स्थायी समाधान वो लाएंगे। तो हम तो उनको यही स्मरण दिला सकते हैं कि उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी और उनका मैनिफेस्टो में उनका क्या कहना है, और उन्होंने कहा कि हमारी नए राज्य की डिमांड के प्रति हमारी सहानुभूति है। इसी सरकार ने पहले भी नए राज्यों का निर्माण किया है। हमने देखा है कि उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जब बीजेपी की सरकार थी तब बनी थी, उसके बाद जब यूपीए की सरकार थी तब तेलंगाना बनी थी। तो ऐसा नहीं है कि ये मांगे हमारी पूरी नहीं हुई है। संघर्ष हमारा कर्तव्य है और इस हमारे अपने जो मांग है जिसको उन्होंने कहा है कि हम पूरी करेंगे, उसको पूरा करने का कर्तव्य सरकार की है। व्हाट विल बी योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन? बिकॉज अगर डिमांड नहीं माना गया तो क्या आप लोगों का प्लानिंग है? वी विल कंटिन्यू विद आवर मूवमेंट बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। इंडिविजुअली हम अपना गोरखालैंड का आंदोलन आगे बढ़ाते रहेंगे, विभिन्न प्रकार से हम आगे बढ़ाएंगे, सड़क से लेकर संसद तक अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे, और साथ ही इसी प्रकार से कलेक्टिवली भी हम मिलके इस प्रकार के कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों के द्वारा हम निरंतर अपने मांग को सरकार के सम्मुख पेश करते रहेंगे। यही हमारा डेमोक्रेटिक तरीका है। तो ये थे हमारे साथ मुनीश तमांग जी, जो नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट को अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो इन लोगों की मांगे हैं, कहीं ना इसकी तह में आप स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि जायज़ लगेगा, क्योंकि जिस तरह से वहाँ के लोकल जो लोग हैं इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमें हमारे राज्य के रिसोर्सेज पे हमें समानता का अधिकार नहीं मिल रहा, हमें वंचित किया जा रहा है। यूथ का माइग्रेशन देख लीजिए अलग अलग स्टेट से, बेरोजगारी देख लीजिए, तो कई फैक्टर्स हैं जिसको देखते हुए कई बार लगता है कि इन राज्यों का डिमांड काफ़ी हद तक जायज़ है और होना भी चाहिए, क्योंकि 138 करोड़ की आबादी, 28 राज्य, तो 50 क्यों नहीं हो सकते? और उसमें दिक्कत क्या है? जब जनता के पैसे से ही वो राज्य चलना है, यहाँ मित्रों के 10-10 लाख करोड़ रुपए माफ हो सकते हैं 5 सालों में, तो नए राज्य पे जो खर्चा होगा वो भी तो जनता के जेब से ही देने को जनता तैयार है, ताकि उनको पर्सनलाइज केयर मिल सके, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। नमस्कार।